हेलो फ्रेंड्स, सोशल साइंस स्टडी रूम में आपका स्वागत है। आज हम 6 क्लास की हिस्ट्री करेंगे। हमारी थ्योरी की क्लास चल रही है। थ्योरी की क्लास में हम हिस्ट्री कर रहे हैं, तो 6 क्लास की हिस्ट्री करेंगे। चैप्टर नंबर 3 आरंभिक नगर। ठीक है, आरंभिक नगर के बारे में हम पढ़ेंगे कि जो पूरा पाषाण काल में, मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ कि 6 क्लास में जो भी हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, मतलब जो भी हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, वो पाषाण कालीन सभ्यता के बारे में पढ़ रहे हैं। तो उस समय आरंभिक नगर किस तरीके से बने हुए थे, यानी कि पाषाण काल में जो नगरें बनती थी वो कैसा होता था नगर। ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो हड़प्पा जो है, हड़प्पा सबसे आरंभिक नगर है, याद रखिएगा, सबसे आरंभिक नगर है हड़प्पा। और इसको नगरीय सभ्यता भी बोला जाता है। हड़प्पा सभ्यता को क्या बोला गया है? नगरीय सभ्यता भी बोला गया है। तो पहले हम देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या है। देखिए, हड़प्पा के बारे में है, हम हड़प्पा के बारे में पढ़ेंगे क्या क्या है हड़प्पा के बारे में। याद रखिएगा बेटा, इससे क्वेश्चन आता है तो बहुत अच्छे से हम इसे समझ के पढ़ेंगे। किस तरह से भवन बनाए जाते थे, नाले किस तरह से बनाए जाते थे, देखिए नगरीय जीवन यहाँ पे कैसी थी, हड़प्पा सभ्यता का किस तरह से विनाश हुआ। ठीक है, नगर और शिल्प, यहाँ से भी क्वेश्चन बिल्कुल यहीं से आया है कि जो हड़प्पा में जो बर्तन होते थे वो किस तरीके से होते थे। सोने और चांदी से के गहने और बर्तन बनाए जाते थे। याद रखिएगा, बर्तन भी सोने और चांदी के बनाए जाते थे वहां। तो एक एक पॉइंट को समझ के पढ़िए, क्योंकि कहीं से कुछ भी पूछ लिया जाता है। देख सकते हैं हम हड़प्पा के बारे में ही सारा कुछ इसमें दिया गया है, मतलब पूरा जो चैप्टर है वो हड़प्पा सभ्यता पे ही डिपेंड है। ठीक है, और इस चैप्टर से क्वेश्चन आता है बेटा। आप सारे ही जो प्रीवियस का क्वेश्चन पेपर है उसे उठा के देख लीजिए, इस चैप्टर से क्वेश्चन जरूर आता है। तो इस चैप्टर को हमें बहुत अच्छे से देखना है। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, जैसे कि ये है कि धोलावीरा, धोलावीरा कहाँ पे है, मोहनजोदड़ो कहाँ पे है, ये सब के क्वेश्चन आते हैं। लोथल कहाँ पे है, तो इस तरह से क्वेश्चन आता है। तो हमें यहाँ से भी चीजों को पढ़ते हुए आगे बढ़ना है, और मैं अभी चैप्टर में आपको ये भी बहुत अच्छे से समझाऊंगी। ठीक है, तो चलिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक जरूर करें, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें और कमेंट भी जरूर करें। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 3 आरंभिक नगर। सबसे आरंभिक नगर जो था वो कौन सा था? हड़प्पा नगर। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के नगर को आरंभिक नगर बोला गया है। ओके, चलिए हम देखते हैं हड़प्पा की कहानी, मतलब हड़प्पा नगर। हड़प्पा क्या है कि जब पंजाब में, देखिए यहाँ पे दिया गया है कि लगभग 1,150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइनें बिछाई जा रही थी, तो उस काम में जुटी इंजीनियरों को हड़प्पा पुरास्थल मिला, जो आधुनिक पाकिस्तान में है। अब कहाँ है? आधुनिक पाकिस्तान में है। तो याद रखिएगा, ऐसा ही हो सकता है कि जो मतलब 150 साल पहले जो मतलब कि रेलवे लाइन बिछाने वाले इंजीनियरों को जो हड़प्पा पुरस्कार मिला था, जो उस समय पंजाब में था, अब कहाँ पे है? तो अब वो आधुनिक पाकिस्तान में है। ठीक है, तो उन्हें क्या लगा था, उन इंजीनियर को, कि ये तो खंडर है, और उनकी ईंटें बहुत ही अच्छी ईंटें थी। तो वो ईंटें बहुत अच्छी थी, यह सोचकर वे हड़प्पा के खंडरों से हजारों ईंटें उखाड़ ले गए उसे, जिससे उन्होंने रेलवे लाइनें बिछाई। इससे कई इमारतें पूरी तरह से नष्ट हो गई थी, मतलब वो जो पूरा स्थल था उसकी कई इमारतें पूरी तरह से नष्ट हो गई। और उसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा, मतलब कि वो घटना होने के बाद लगभग 80 साल पहले जब पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा, तो यह खंडर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक था। देखिए ये पे है ना आरंभिक नगर, तो सबसे जो आरंभिक नगर है वो क्या है? हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता के नगरों को सबसे आरंभिक नगर बोला गया है। हड़प्पा सभ्यता को नगरीय सभ्यता बोला गया है। याद रखिएगा, यहाँ हमेशा ही नगर की बात हो रही है, तो हड़प्पा सभ्यता को क्या बोला है? नगरीय सभ्यता बोला गया है। तो ये भी आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि सबसे पुराना नगर कौन सा है? हड़प्पा सभ्यता में पूरा सबसे पुराने नगर है। और हड़प्पा सभ्यता को कौन सी सभ्यता? ग्रामीण सभ्यता, नगरीय सभ्यता, कौन सी सभ्यता बोले गए? तो नगरीय सभ्यता बोला गया है। शहरों का निर्माण, जो हड़प्पा सभ्यता था, इसमें शहरों का निर्माण लगभग कितने साल पहले? 4700 साल पहले हुआ था। ठीक है, अब चलिए देखिए इन नगरों की विशेषता क्या थी। अब हड़प्पा के नगरों की विशेषता क्या थी? बहुत ध्यान से आपको इन चीजों को सुनना है, समझना है। हड़प्पा के नगरों की विशेषता, इन नगरों में से कई कई को दो या उससे ज्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। प्राय पश्चिमी भाग छोटा होता था लेकिन ऊंचाई पर बना होता था। पूर्वी भाग बड़ा होता था लेकिन यह निचले इलाके में होता था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा है, और निचले हिस्से को निचला नगर कहा है। अब देखिए, इधर पूरब है, इधर पश्चिम है। ठीक है, तो इसमें क्या बताया गया है? नगरों को, मतलब जितने भी नगर थे उसको दो भागों में बांटा गया था। पश्चिमी भाग छोटा होता था। ठीक है, ये पश्चिमी भाग छोटा होता था लेकिन ये ऊंचाई पे था, मतलब कि ये कहाँ पे था? ये ऊंचाई पे था। और वही पूर्वी भाग बड़ा होता था लेकिन ये
निचले इलाके में था, इधर था, और पश्चिमी भाग हमारा छोटा था, लेकिन ये कहाँ था, ऊंचाई पे था। चलिए इसको मैं थोड़ा सा नीचे तक कर देती हूँ, कि बड़ा भाग है इसे नीचे तक हम कर सकते हैं। पूर्वी भाग नीचे होता था, पश्चिमी भाग ऊपर होता था, पश्चिमी भाग छोटा होता था, पूर्वी भाग बड़ा होता था। बेटा आपको पॉइंट के साथ लिखना है। हड़प्पा सभ्यता के नगरों की विशेषता लिखोगे। सबसे पहले ये लिखोगे कि हड़प्पा सभ्यता में नगरों को 2 हिस्सों में बांटा जाता था। पश्चिमी भाग छोटा होता था लेकिन ऊंचाई पे होता था, पूर्वी भाग बड़ा होता था लेकिन निचले इलाके में था। ठीक है, निचले इलाके में पूर्वी भाग था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा है। तो किसे नगर दुर्ग कहा है, पूर्वी भाग को या पश्चिमी भाग को? ऊंचाई वाले भाग को कहा गया है, तो इसे नगर दुर्ग कहा गया है। ठीक है, और निचले हिस्से को निचला नगर कहा गया है। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि नगर दुर्ग की विशेषता क्या होती थी हड़प्पा सभ्यता में। या तो सीधे पूछ सकता है कि हड़प्पा सभ्यता में नगर दुर्ग किसे बोला गया है, तो किसे बोला गया है, पश्चिमी भाग को बोला गया है नगर दुर्ग। या फिर ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में नगर दुर्ग की विशेषता क्या थी। नगर दुर्ग की विशेषता क्या हो सकती है, पश्चिमी भाग में था, ये ऊंचाई पे था, और ये छोटा था। ठीक है, पूर्वी भाग से छोटा होता था। ठीक है, 3 विशेषताएं बता दें। दोनों हिस्सों की चार दीवारियां पक्की ईंटों की बनाई जाती थी। दोनों हिस्सों की चार दीवारियां क्या थी, पक्की ईंटों की बनाई जाती थी। याद रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता की जितनी भी नगरीय सभ्यता थी और जितने भी नगर थे, ज्यादातर नगर, कुछ एक तो जगह पत्थरों के मकान मिले हैं, वरना ज्यादातर में क्या है, ईंटों के, पक्की ईंटों के, उन्हें बहुत अच्छे तरह से ईंटों को पकाया जाता था, जो कि इतने सालों के बाद भी वो ईंटें बिल्कुल सही सलामत थी। तो पक्की ईंटों की बनाई जाती थी। देखिए हजारों साल बाद भी उनकी दीवारें खड़ी हैं, इसका मतलब है कि वो ईंट बहुत अच्छे तरीके से बनाया जाता था। तो ये आपको ये जो विशेषता है बहुत अच्छे से याद करना है बेटा। हड़प्पा सभ्यता की दो मतलब नगरों को 2 भागों में बांटा गया था। आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन भी इससे किस तरीके से बन सकता है और किस तरीके से आपको याद करना है। ठीक है, अब चलिए, कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। अब आप एक नगर दुर्ग किसे बोला गया है, पश्चिमी भाग को। तो कुछ नगर हैं, उसके नगर दुर्ग में यानी कि पश्चिमी भाग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था, जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है, सीधा क्वेश्चन आ सकता है आपका कि महान स्नानागार हड़प्पा के कौन से शहर में मिला है, तो कहाँ पे मिला है, मोहनजोदड़ो में। या फिर ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो मोहनजोदड़ो का महान स्नानागार पूर्वी भाग में मिला है या पश्चिमी भाग में मिला है, तो कहाँ पे मिला है, हमारे पश्चिमी भाग में मिला है, नगर दुर्ग में मिला है। ठीक है, नगर दुर्ग भी बोला गया है पश्चिमी भाग को, तो पश्चिमी भाग में मिला है। अब उसमें क्या था कि इस तालाब को बनाने के लिए देखिए ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया जाता था। मतलब इतने साल पहले, हजारों साल पहले भी वहां पे ईंटों का और प्लास्टर का उपयोग होता था। अभी जिसे हम स्विमिंग पूल बोलते हैं, उस तरह का स्नानागार बनाया गया था वहां पे। पानी का रिसाव को रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई जाती थी, ताकि पानी जो उसमें जमा हो वो जमीन में सूख न जाए, जमीन मतलब अंडरग्राउंड, जमीन के अंदर ना चला जाए। इस सरोवर में 2 तरफ से उतरने की सीढ़ियां होती थी, मतलब दोनों तरफ से उतरने की सीढ़ियां होती थी, और चारों और कमरे बने होते थे, जैसे कि छोटे छोटे वॉशरूम होते हैं या फिर चेंजिंग रूम होते हैं, वैसे कमरे भी बने होते थे। ठीक है, तो ये सारी विशेषता थी मोहनजोदड़ो की। मोहनजोदड़ो में क्या था, नगर दुर्ग में महान स्नानागार था। महान स्नानागार ईंट और प्लास्टर से बने होते थे। पानी के रिसाव को रोकने के लिए चारकोल का प्रयोग किया गया था। सरोवर के दोनों तरफ क्या था, सरोवर के दोनों तरफ सीढ़ियां बनी होती थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। क्लियर है बेटा आपको। अब है इसमें भरने के लिए कुएं से पानी कहाँ से निकाला जाता था, कुएं से निकाल के इसमें पानी भरा जाता था। अब इसकी एक और विशेषता है कि यहाँ विशिष्ट नागरिक शायद, क्योंकि किसी लोग जो हड़प्पा की सभ्यता थी उसके अंदाजा ही लगाते हैं, शायद ही बोलते हैं, तो शायद क्या है, यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। जैसे कोई ओकेजन हुआ, कोई त्योहार हुआ, तो वैसे अवसरों पर राजा या उसके परिवार वाले, उसके रिश्तेदार या उसके सगे संबंधी वो वहां पे स्नान करते थे। जो विशिष्ट नागरिक होते थे नगर के, वो वहां पे स्नान करते थे। ठीक है, अब चलिए हम कालीबंगा की विशेषता देखते हैं। कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्नि कुंड मिले हैं। देखिए कालीबंगा और लोथल कहाँ है, कालीबंगा यहाँ पे है, लोथल आपका यहाँ पे है।
ओके। कालीबंगा और लोथल में क्या है, जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं, ये क्वेश्चन भी क्लियर आ सकता है कि अग्निकुंड कहाँ पे मिला है, तो कालीबंगा और लोथल में, जहां संभवतः यज्ञ किए जाते थे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, इन नगरों में क्या मिला है, भंडार गृह। तो इसे याद करने का मैं हमेशा ही आपको बोलती हूँ, याद करने का बहुत ही अच्छा तरीका है। सबसे पहले आप ये नगरों के बारे में लिखेंगे कि नगरों में क्या थी, मतलब नगरों की विशेषता, उसे दो भागों में बांटा गया था। नगरों की विशेषता पॉइंट देके उसके बारे में 1 2 3 4 5 6 जो भी जितने पॉइंट बनते हैं वो लिखेंगे, आपको याद हो जाएगा। मोहनजोदड़ो की विशेषता, नगर दुर्ग में खास तालाब था। नगर दुर्ग में तालाब था यानी कि पश्चिमी जो पश्चिमी इलाका था वहां पे तालाब था। पश्चिमी क्षेत्र जो होता है उनका जो पश्चिमी हिस्सा था वो ऊंचे पे था, जो ऊपर हम पढ़ चुके हैं। वहां पे महान स्नानागार था, वो ईंट और प्लास्टर से बनाया गया था। पानी के रिसाव को रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई जाती थी। जो स्नानागार था उसके दो तरफ से सीढ़ियां होती थी और चारों तरफ से कमरे होते थे। और ये अंदाजा लगाया जाता है कि स्नानागार में विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान करते थे। ठीक है, ये तो मोहनजोदड़ो की। अब कालीबंगा, लोथल। कालीबंगा में और लोथल में क्या था, जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं। अग्निकुंड कहाँ मिला है, अग्निकुंड लिखिए कहाँ पे मिला है, कालीबंगा और लोथल में। उसके बाद है भंडारगृह। भंडारगृह कहाँ मिला है, आगे लिखेंगे आप, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल में, इन 3 जगहों पे भंडारगृह मिला है। कालीबंगा और लोथल में अग्निकुंड मिला है। इससे क्या पता चलता है कि संभवतः यहाँ पे यज्ञ होते थे। तो चलिए, हो सकता है ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट पूछ दे या फिर डायरेक्ट ना पूछे कि कालीबंगा लोथल में कि अग्निकुंड कहाँ मिला है। ये पूछ सकता है कि कहाँ पे हड़प्पा की कौन से ऐसे शहर थे जहां पे यज्ञ होते थे। तो कहाँ पे होते थे, कालीबंगा और लोथल में, क्योंकि वहां पे अग्निकुंड मिला है। ठीक है। या फिर ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कालीबंगा और लोथल में हड़प्पा की एक सभ्यता थी, और ए और बी के जैसे क्वेश्चन आते हैं। ये आ सकता है कि वहां पे अग्निकुंड मिला है, जिससे पता चलता है कि वहां पे यज्ञ होता होगा। अब ए में आ सकता है कि ए और दो दोनों सही, ए और बी दोनों सही है। सी में आ सकता है मतलब ए और बी दोनों सही है, ए मतलब कि बी का कारण ए है। ए और बी दोनों सही है लेकिन बी का कारण ए नहीं है। ए और बी दोनों सही है, ए और बी दोनों गलत है। तो क्या होगा, ए और बी दोनों सही है, बी का कारण ए है, क्योंकि अग्निकुंड मिला है इसलिए लग रहा है कि वहां पे यज्ञ होते थे। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं बेटा, इसलिए मैं क्वेश्चन भी आपको समझाते हुए चल रही हूँ कि इस तरह के क्वेश्चन हो सकता है, आ सकता है, तो आपको सब कुछ देखना है। अब है भवन, नाले और सड़कें, यानी कि वहां भवन, नाले और सड़कें किस तरह से बनाई जाती। तो भवन के बारे में तो हम ऊपर से ही पढ़ते आ रहे हैं कि भवन क्या होता था, ईंटों के बने होते थे, पक्के ईंटों के। और देखिए, इन नगरों में घर घर आमतौर पर 2 मंजिले होते थे। ठीक है, कहाँ कैसे होते थे हड़प्पा के नगरों में घर, नगर यानी कि शहरों में घर कैसे होते थे, 2 मंजिले होते थे। हर घर में एक, देखिए हर घर के आंगन के चारों ओर कमरे होते थे, यानी कि बीच में आंगन है ना, बीच में आंगन, चारों ओर कमरे होते थे। और हर घर में एक स्नानागार होता था, यानी कि जो वॉशरूम होता है जहाँ पे हम स्नान करते हैं, वो हर घर में एक अलग स्नानागार होता था। यहाँ के नगरों के जो नाले होते थे वो ढके हुए होते थे, और हर घर से एक छोटा नाला निकलता था, जो एक नाले मिलता था, और पूरे शहर का जो सबके घर के आगे के नाले होते थे वो बड़े नालों में जाके जुड़ जाते थे। सफाई की व्यवस्था बहुत अच्छी थी वहां पे। नाले की व्यवस्था मतलब पानी जो निकास की व्यवस्था थी वो बहुत ही अच्छी थी, कहीं भी जल जमाव नहीं था। ठीक है, मतलब बहुत ही ऐसा बोल सकते हैं कि एक आधुनिक नगर था हड़प्पा सभ्यता के नगर। ओके। अब चलिए हम नगरीय जीवन के बारे में पढ़ते हैं। हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहती थी, यानी कि वहां पे बहुत सारे लोग होते होंगे तभी तो हलचल रहती है। यहाँ पर ऐसे लोग रहते थे जो नगर की खास इमारतें बनाते थे, यानी कि नगरों में वैसे लोग रहते थे जो खास इमारतें बनाने वाले रहते थे, बनाने की योजना में जुटे थे। संभवतः वहां के शासक थे। ठीक है, शासक भी नगर में रहते थे और खास इमारतें बनाने वाले लोग भी नगर में रहते थे। ये शासक लोगों को दूर भेजकर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और उपयोगी चीजें मंगवाते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत सोने चांदी के बने आभूषणों जैसी कीमती चीजों को अपने पास रखते थे। तो ये भी हम क्वेश्चन आ सकता है कि मनकों और सोने चांदी के आभूषण क्या हड़प्पा सभ्यता के लोग पहनते थे। तो बिल्कुल पहनते थे, इसमें दिया गया है तो हम लिखेंगे कि बिल्कुल पहनते थे मनकों और सोने चांदी के बने आभूषण। नगरों में लिपिक भी होता था। लिपिक किसे बोलते थे, जो मोहरों पे लिखते हैं, मोहरों पे जो लिखते हैं उन्हें हम लिपिक बोलते थे। तो नगरों में लिपिक भी होते थे। इसके अलावा नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है कि शिल्पकार सिर्फ स्त्री थे या शिल्पकार सिर्फ पुरुष थे। तो नहीं, शिल्पकार स्त्री और पुरुष दोनों ही थे हड़प्पा सभ्यता में। कहाँ पे रहते थे वो, नगरों में रहते थे।
लोग लंबी यात्राएं भी करते थे। हड़प्पा सभ्यता में क्या है, मिट्टी से बने खिलौने मिले हैं जिससे बच्चे खेलते थे। ओके, ये देखिए खिलौने हैं, हाथी घोड़ा पता नहीं क्या क्या है, ये सभी खिलौने मिले हैं जिससे क्या होता था, बच्चे खेलते थे। ठीक है, अब है नगर और शिल्प। वहां पे किस तरह की शिल्प के बनाए जाते हैं, ये देखिए ये बाट है, ऊपर पत्थर के बाट को देखो कितने ध्यान से उपयुक्त तरीके से बनाया गया। ये बाट है जिससे कि हम लोग सामान को मतलब कि उसका वजन करते हैं, वो बाट है। ठीक है, पुरातत्वविदों को ऐसी चीजें वहां मिली हैं, उनमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे। बेटा ये अभी मैं इससे आपको बताऊंगी कि यहाँ से एक क्वेश्चन आया था सोशल साइंस में, वो शायद 17 वही आया था 2017-18 में शायद ये क्वेश्चन आया था सोशल साइंस के सीटेट में। तो अभी मैं इसका क्वेश्चन आपको बताऊंगी, पहले हम ये देखते हैं क्या है इसमें। पुरातत्वविदों को जो चीजें वहां मिली हैं उनमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी धातुओं से बनाई गई है। एक एक चीज को ध्यान रखिए, क्या है जो चीजें मिली है किस चीज से बनाया गया, पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसे धातुओं से बनाई गई है। हीरे का नाम यहाँ पे नहीं लिया गया, यानी कि हीरे का वहां पे मतलब ही नहीं था। तांबे और कांसे के औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। याद रखिएगा, सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में मनके, बाट और फलक है। ठीक है, यहाँ मिली जो सबसे आकर्षक वस्तुओं में क्या है, मनके, बाट और फलक। अब इसमें से जो क्वेश्चन आया था वो क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ। उसमें ये क्वेश्चन था कि हड़प्पा में जो चीजें, कि हड़प्पा सभ्यता में पुरातत्वविदों को जो चीजें, कुछ चीजें मिली है, इनमें से क्या चीजें नहीं मिली है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन था कि हड़प्पा सभ्यता में पुरातत्वविदों को इनमें से कौन सी चीज नहीं मिली है। नहीं पे जोर दिया गया है, तो जहां पे नहीं हो वहां ध्यान से देखिएगा। उसमें ये था कि उसमें सोने, चांदी, कांसे, हीरे मोती के बर्तन, हीरे मोती के वो आभूषण बनाए जाते थे। उसमें सोने चांदी जैसी धातुओं, शंख, तांबे, सोने चांदी के आभूषण बनाए जाते थे। तांबे कांसे के औजार बनाए जाते थे। सोने और चांदी के गहने बनाए जाते थे, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। देखें, सोने और चांदी के गहने और बर्तन बनाए जाते थे, तो इसमें गलत कौन सा होगा, हमारा पहला, जिसमें हीरे का नाम लिया गया है। ठीक है, हीरा का नाम लिया गया है, तो पहला गलत हो जाएगा, क्योंकि सोने और चांदी के भी बर्तन बनाए जाते थे। और इससे क्वेश्चन पूछा गया था, बिल्कुल छोटे छोटे चीजों से वहां पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसलिए आपको हर चीज को बहुत ध्यान से याद करना है, पढ़ना है, समझना है। अब हड़प्पा के लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे। मोहरें किस चीज की बनाते थे, वो पत्थर के। इन आयताकार मोहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र होते थे। ठीक है, हड़प्पा के लोग किस तरह की मोहरें बनाते थे, पत्थर पे मोहरें किस तरह की होती थी, आयताकार होती थी, और उसपे चित्र किसके होते थे, जानवरों के चित्र होते थे। कई बार ये क्वेश्चन आ सकता है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो हड़प्पा के मोहर होते थे उस पे वहां के शासक के चित्र होते थे, देवी देवता के चित्र होते थे। नहीं, वहां पे किसके चित्र होते थे, जानवरों के चित्र बने होते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग के डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। ये क्वेश्चन भी बेटा आ चुका है सीटेट में कि काले रंग के लाल मिट्टी के बर्तन कहाँ पे बनाए जाते थे, तो कहाँ पे बनाए जाते थे, हड़प्पा सभ्यता में बनाए जाते थे। काले रंग के डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन। ठीक है, काले रंग के डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन, लाल मिट्टी के बर्तन होते थे, उसपे काले रंग से डिजाइन किया जाता था। हड़प्पा में क्या है, ये कपास के भी अवशेष मिले हैं, यानी कि कॉटन के कपड़े भी बनाए जाते थे। देखिए, संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। कहाँ होती थी कपास की खेती, मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़े के अवशेष मिले, याद रखिएगा, मेहरगढ़ में खेती होती थी कपास की, ये पता चला है। और कपड़ों के ये टुकड़ों के अवशेष कहाँ पे मिले हैं, मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो में कपास के कपड़े के टुकड़ों के अवशेष मिले हैं। और कहाँ से मिला है, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए। अब छोटी छोटी चीजों पे मैं ध्यान आपके ला रही हूँ। चांदी के फूलदान, ये भी आ सकता है, चांदी का फूलदान कहाँ पे मिला है, मेहरगढ़ में। ठीक है, कहाँ पे मिला है, मेहरगढ़ में मिला है चांदी का फूलदान। और उसी पे किस चीज का अवशेष मिला है, कपड़े के टुकड़ों के अवशेष मिले हैं, चांदी के फूलदान और तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए। पक्की मिट्टी तथा फेयंस से बनी तकलियां सूत कताई का संकेत देती है। ठीक है, तकलियां भी थी, जिससे क्या होता है कि सूत कताई का संकेत देती है, कि वहां पे सूत काटा जाता था और उससे कपड़े बनाए जाते थे। यहाँ पे एक शब्द है विशेषज्ञ। विशेषज्ञ किसे कहते हैं, जो किसी भी चीज में बहुत ही
दक्षता हासिल करता है, विशेषज्ञ होता है कुछ भी बनाने में, कपड़े बनाने में, मूर्तियां बनाने में, जो बहुत अच्छा बनाता है उसे ही विशेषज्ञ कहते हैं। या जैसे विशेषज्ञ मूर्तिकार का ही काम हो सकता है, मतलब बहुत तरीके का काम हो सकता है। और शायद कुछ महिलाओं और पुरुष, वहां पे महिलाएं और पुरुष दोनों ही विशेषज्ञ हो सकते थे। ठीक है, ये नहीं है कि सिर्फ महिलाएं। फेयर्स क्या है, इसमें देखिए पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते थे, लेकिन फेयंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता था। बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उससे वस्तुएं बनाई जाती थी। उसके बाद उन पत्थरों पर चिकनी मिट्टी की परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी मिट्टी के रंग प्रायः नीले हल्के होते थे, समुद्री रंग के होते थे। याद रखिएगा, जो फेंस से बनी हुई मूर्तियां होती थी वो किस रंग की होती थी? प्रायः नीले और हल्के समुद्री रंग से होते थे। या फिर आप ये भी पूछ सकते हैं कि फेंस किन किन चीजों से मिलकर बनाया जा सकता है। कच्चे माल की खोज। कच्चा माल आपको पता है, कच्चा माल क्या किसे बोलते हैं? जो मतलब कि प्राकृतिक रूप से हमें प्राप्त होता है, उसे हम कच्चा माल कहते हैं। ठीक है, हड़प्पा के लोगों को कई चीजें वहां मिलती हैं, लेकिन वहां देखिए प्राकृतिक रूप से मिलता है। पशुपालक, पशु भी कच्चा माल हो सकते हैं। किसान जो अनाज पैदा करते हैं वो भी कच्चा माल है। खनिज कच्चा माल है। समुद्र से भी हमें बहुत सारे कच्चे माल पाए मिलते हैं। ठीक है, तो ये कपास बना के कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार करते थे। हड़प्पा में लोगों को कई चीजें वही मिलती थी, लेकिन सोना, अब है हड़प्पा में, जो हड़प्पा सभ्यता थी वहीं पे बहुत सारी चीजें मिल जाती थी, लेकिन सोना, लोहा, क्या है, तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थरों जैसे पदार्थों को वो दूर दूर से आयात करते थे। क्या करते थे? बहुमूल्य पत्थरों जैसे पदार्थों को दूसरे देशों से, दूसरे जगहों से वो आयात करते थे, मतलब मंगवाते थे। ठीक है, तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थरों से जैसे पदार्थों का वो दूर दूर से आयात करते थे हड़प्पा के लोग। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे। ठीक है, कांस्य युगीन सभ्यता बोला गया है हड़प्पा सभ्यता को, ये भी याद रखिएगा। कांस्य युगीन सभ्यता किसे बोला गया है? हड़प्पा सभ्यता, क्योंकि वहां कांसे की चीजें बहुत ज्यादा मिली हैं। ठीक है, अब देखिए तांबे का आयात हड़प्पा के लोग कहाँ से करते थे? राजस्थान से। यहाँ तक कि पश्चिमी एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। कहाँ से? राजस्थान और ओमान से, जो पश्चिमी एशिया में है, तांबे का आयात किया जाता था। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टीन, ठीक है, टीन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। कांसा बनाने के लिए किन किन धातु की जरूरत होती है? तांबा और टीन की जरूरत होती है। तो तांबा कहाँ से? राजस्थान और ओमान। और टीन कहाँ से? ईरान और अफगानिस्तान से आयात किया जाता था। सोना का आयात आधुनिक आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात और ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। ठीक है, याद रखिएगा, पॉइंट लिखते जाइएगा, फिर याद करिएगा। कुछ चीजें आपको रटने की जरूरत पड़ती है बेटा, तो ये चीजें जो है कि कहाँ से क्या चीजें मंगवाई जाती थी, ये तो थोड़ा सा आपको रटना पड़ेगा, और बहुत आसान से आप कर सकते हैं। नगरों में रहने वाले लोगों के लिए भोजन। ठीक है, अब नगर में रहने वाले लोगों के लिए भोजन कहाँ से मिलता था? क्योंकि ऊपर आप पढ़ चुके हैं कि जो नगर के लोग हैं वो भवन निर्माण के कार्य में लगे रहते थे, सूत काटते होंगे, और भी बहुत सारे लिपिक थे, वो इस तरह के काम करते थे ना। भोजन कहाँ से मिलता था? इसका मतलब क्या था कि जो गांव में रहने वाले लोग हैं, देखिए नगरों के अलावा गांव में भी रहते थे हड़प्पा के लोग, वे अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। जो गांव में रहने वाले लोग थे वो क्या करते थे? अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। किसान और चरवाहे ही शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने के सामान देते थे। पौधों के अवशेष से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग क्या क्या उपजाते थे। गेहूं, जौ, मटर, धान, तिल, सरसों आदि उगाते थे। देखिए कितना गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों, ये सारे हड़प्पा के लोग, हड़प्पा के जो लोग थे वो सारी चीजें उपजाते थे। और जो शहर में रहने वाले लोगों को भोजन कौन देता था? तो हड़प्पा के गांव में रहने वाले लोग, जो कृषक होते थे, वो देते थे। जमीन की जुताई के लिए उस समय हल का प्रयोग किया जाता था। के और हल का प्रयोग किया जाता था। हल के अवशेष तो वहां नहीं मिले हैं, ये भी यहाँ पे है कि हल का प्रयोग किया था, लेकिन हल का कोई अवशेष हड़प्पा से नहीं मिला है। लेकिन ये कैसे पता लगाया गया है कि वहां हल का प्रयोग किया जाता था? क्योंकि हल के आकार के खिलौने मिले हैं वहां पे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि हड़प्पा में हल का प्रयोग किया जाता था, ये कैसे पता चला है? ऑप्शन में आ सकता है वहां हल के अवशेष मिले हुए हैं, जुते हुए खेत मिले हैं, ये वो ऐसे। तो क्या मिला है वहां पे? हल के आकार के खिलौने मिले हैं। इससे पता चलता है कि वहां पे हल का प्रयोग किया जाता था जमीन को जुताई के लिए। ठीक है, अब इस क्षेत्र में बारिश कम होती थी, पानी का संचय किया जाता था। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस और बकरियां, भेड़ और बकरियां पालते थे। क्या पालते थे? गाय, भैंस, भेड़ और बकरियां हड़प्पा के लोग पालते थे। आगे देखते हैं, गुजरात के
हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण, यानी कि गुजरात में जो हड़प्पा कालीन नगर है धोलावीरा और क्या है यहाँ लोथल, दो है धोलावीरा और लोथल। हम मैप में एक बार देखते हैं कि गुजरात में कौन कौन से हड़प्पा कालीन नगर हैं। मैप ऊपर है हमारा, देखिए धोलावीरा है, लोथल, लोथल कहाँ पे है, ये रहा लोथल, धोलावीरा और लोथल, ये दो महत्वपूर्ण नगर हैं हमारे जो गुजरात में पड़ते हैं। तो इनके हम सूक्ष्म निरीक्षण देखते हैं, मतलब इनके बारे में हम पढ़ेंगे बहुत अच्छे तरीके से। ओके, चलिए देखिए गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर, तो गुजरात में दो हड़प्पा कालीन नगर धोलावीरा और लोथल के बारे में हम पढ़ते हैं। कच्छ के इलाके में खदीर बेट के किनारे धोलावीरा नगर बसा हुआ था, खदीर बेट के किनारे धोलावीरा नगर बसा हुआ था। वहां साफ पानी मिलता था और जमीन उपजाऊ थी वहां की। जहां हड़प्पा सभ्यता के कई नगर दो भागों में विभक्त थे, वहीं धोलावीरा के नगर क्या थे, 3 भागों में बटा हुआ था। याद रखिएगा कि एक धोलावीरा ही है हड़प्पा सभ्यता में, इंपॉर्टेंट है बेटा, याद रखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता के सारे नगर 2 भागों में बटे हुए थे, पूर्वी क्षेत्र और पश्चिमी क्षेत्र। पश्चिमी क्षेत्र ऊंचा होता था लेकिन छोटा, पूर्वी क्षेत्र नीचे की तरफ था लेकिन बड़ा, ठीक है। लेकिन एक बस धोलावीरा है जहां के नगर 3 भागों में बटे हुए थे, 3 भागों में बटे हुए थे। उसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवार बनाई गई थी। देखिए पत्थर की दीवार, हर जगह आप अभी तक ईंट की दीवार पढ़े, धोलावीरा में क्या है, पत्थर की दीवार बनाई गई थी जिसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। इस नगर में एक खुला मैदान भी था। ये भी आता है कि खुला मैदान हड़प्पा के किस नगर में पाया गया है, कहाँ पे, धोलावीरा में पाया गया है। जैसे मैं आपको ऊपर बताई हूँ कि पॉइंट डालकर लिखिए, धोलावीरा लिखेंगे, उसकी विशेषता लिखेंगे कि धोलावीरा के नगर 3 भागों में बटे हुए थे। धोलावीरा खदीर बेट के किनारे स्थित है, कहाँ पे है, गुजरात में है। यहाँ की जमीन बहुत उपजाऊ थी। धोलावीरा के नगर 3 भागों में बटे हुए थे। यहाँ पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई थी, प्रवेश द्वार होता था और यहाँ पे एक खुला मैदान भी मिला है जहाँ पे सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे धोलावीरा में। यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों पर खुदा गया है। देखिए धोलावीरा की बहुत सारी विशेषताएं हैं, इनमें जो हड़प्पा के अक्षर हैं इन्हें पत्थरों पे खोदा गया है, जबकि ज्यादातर जो हमें अवशेष मिले हैं वहां पे मुहर पे, देखिए क्या है, यह एक अनोखा अवशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लिए मुहर जैसी छोटी वस्तुओं पे मिलती है। तो जो आपके क्वेश्चन आ सकते हैं उसमें ये भी, ये सारी चीजें ऊपर से सही देके एक के नीचे दे सकता है कि हड़प्पा में मोहरों पे खुदे हुए अवशेष मिले हैं, तो मोहरों पे नहीं, वहां पे क्या है, पत्थरों पे खुदा गया अवशेष मिला है। बड़े बड़े लिपि हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों पे खुदा गया है, कहाँ पे, धोलावीरा में। धोलावीरा की विशेषता समझ में आ गई। अब हम देखते हैं गुजरात के खंबात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती नदी के एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर ऐसे स्थान पर बसा था जहां कीमती पत्थर जैसे कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। इसमें भी आप लोथल लिखेंगे, कहाँ है, गुजरात में है। साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा हुआ है लोथल। यहाँ पर कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। यह पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनाई गई चीजों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगर में एक भंडार गृह भी था। भंडार गृह कहाँ पे था, ऊपर भी मैं बता चुकी हूँ शायद भंडार गृह का, जो इसी चैप्टर में पीछे था कि भंडार गृह कहाँ मिला है, लोथल में मिला है, ठीक है। यहाँ पर एक इमारत मिली है जहां संभवतः मनके बनाने का काम होता था। तो ये भी आ सकता है कि मनके बनाने के लिए इमारत कहाँ मिली थी, धोलावीरा में। पत्थर के टुकड़े, अध बने मनके, मनके बनाने वाला उपकरण, तैयार मनके भी यहाँ मिले हैं। अब देखिए मुहर के बारे में, मुहर बंदी ये क्या होता था, गीली मिट्टी का होता, मुहरों का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता है जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। थैले को बंद करने के बाद उनके मुहाने को गीली मिट्टी पोतकर उन पर मुहर लगाई जाती थी। मुहर की छाप को मुहर बंदी कहते थे और अगर वो टूटी हुई होती थी इससे यह साबित होता था कि उस सामान के साथ छेड़छाड़ की गई है। अब इस सभ्यता का अंत कैसे हुआ, इतनी विकसित सभ्यता, इतनी अच्छी सभ्यता, इसका अंत कैसे हुआ, तो इसके बारे में कोई मतलब कि एग्जैक्ट कोई नहीं बता सकता, लोग अनुमान ही लगाते हैं। देखिए लगभग 2900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिला कि सभ्यता में मतलब क्या हुआ कि नगरें गंदी रहने लगी, कूड़े रहने लगे रोड पे, लोग झोपड़ियों में रहने लगे और मतलब कि झुग्गी नुमा घर बना के रहने लगे, कच्चे माल का आयात कम हो गया,
कचरे के ढेर लगने लगे मोहनजोदड़ो के शहरों पे। इस तरह से वहां के बदलाव देखने को मिलता है। अब इसका कारण क्या था कि इस सभ्यता के अंत का कारण क्या था? तो कुछ विद्वान क्या बोलते हैं कि हो सकता है नदियां सूख गई होंगी वहां, तो नदियां सूख गई हैं तो सभ्य लोग तो पानी की तलाश में यहाँ से वहां जाएंगे ही। हो सकता है जंगलों का विनाश हो गया हो, जंगलों का विनाश हो जाएगा तो उन्हें ईंट बनाने के लिए वहां से ईंधन चाहिए होता होगा, खाना पकाने के लिए ईंधन चाहिए होता होगा, तो वो सारी चीजें खत्म हो गई। चारागाह और घास वाले स्थान समाप्त हो गए होंगे, या बाढ़ आ गई होगी, या फिर शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया होगा। तो ये सारे पॉइंट ये हैं कि ये लोग अंदाजा लगाते हैं, जो हमारे विशेषज्ञ हैं वो ये अंदाजा लगाते हैं कि हो सकता है ये सारी चीजों के कारण, विद्वान ये बताते हैं कि हो सकता है ये सारे में से कोई भी कारण हो सकता है। नदियां सूख गई होंगी, जंगलों का विनाश, चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे, बाढ़ आ गया होगा, या शासकों का नियंत्रण खत्म हो गया होगा। इस कारण से इस सभ्यता का अंत हो गया होगा। ये चैप्टर हो गया बेटा। इस चैप्टर में बहुत कुछ है ऐसी चीजें याद करने के लिए जिसे आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। 2-3 बार इस वीडियो को देखिए, हर एक पॉइंट मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। किस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी मैं बता चुकी हूँ। आप इस लिख के याद करिए, लिख के याद करेंगे तभी आप इसे अच्छे से बना सकते हैं। देखिए इसमें एक मूर्ति दिखाई गई है जिसमें ये आप दाढ़ी को देख सकते हैं। इसके दाढ़ी में क्या है, डिजाइन किया गया है। इसका मतलब क्या है कि उस समय भी जो नाई होते हैं वो नाई होते होंगे, तभी तो दाढ़ी को डिजाइन करके बनाया गया है। कपड़ों पे देखिए फूल बनाए गए हैं, कपड़ों पे फूल बनाए गए हैं। इसका मतलब ये है कि वहां हर चीज के विशेषज्ञ थे। कपड़ों के लिए मतलब शेविंग करने वाले भी विशेषज्ञ होते होंगे, बहुत अच्छे अच्छे लोग होते होंगे जो नाई होते हैं कि वो शेविंग कर रहे हैं, कपड़े बना रहे हैं, फ्लावर वाले कपड़े बने हुए हैं, मूर्तियां इतनी अच्छी से बनाई गई है, तो हर चीज का विशेषज्ञ उस समय होता था। तो चैप्टर को बहुत अच्छे से आप पढ़िए, 2-3 बार वीडियो को सुनिए, देखिए, बुक भी पढ़ने की आदत डालिए, बुक भी पढ़िए और पॉइंट लिखते जाइए। जो भी मैं बोलती हूँ उसे आप लिखते जाइए पॉइंट बना बना के, तभी आप अच्छे से याद रख पाएंगे। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, कमेंट करें।